जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन कक्षा में। और आज हम लोगों का जो इंतज़ार है वो हिंदी पढ़ाई करने का, पढ़ने का, हमारे साथ जुड़ के आप उस हिंदी को पूरा कवर कर सकते हैं। और रही बात ये कि क्या जो भी आपके मन में प्रश्न है कि क्या हम अपना जो हिंदी का सिलेबस है उसे सही समय पे, जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है कुछ समय के बाद होगा, तो क्या हम जो भी हिंदी का सिलेबस उसे समय पे कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है कि आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। अगर 10 कदम का फैसला है तो उसे हम यही प्रयास करेंगे कि 9 कदम हम खुद चलेंगे, 1 कदम आपको चलना होगा। और जैसा आप ये करते हैं तो निश्चित ही आपको हम पूरा सिलेबस सही समय पे कंप्लीट नहीं करा के, जबकि उसको बार बार रिवाइज भी करवा देंगे कम समय में, और आपका एग्जाम अच्छा होगा। और बस जो हम चीज़ें बताएंगे यहाँ पे उसको ध्यान में रखनी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज हिंदी की जो कक्षा है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हैं वो सभी हम रणनीति के हिसाब से चलेंगे। जो हमारी रणनीति होगी उसके हिसाब से चलेंगे, और पूरी की पूरी कक्षा और जो भी आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी लेक्चर से पूरे के पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी किताबें हैं उसमें से सबसे पहले जो आपको पढ़ना है ISC 12th हिंदी। इसमें जो किताबें हैं, जो कंपलसरी किताब है आपके लिए, वो है व्याकरण मंजूषा। व्याकरण मंजूषा जो किताब है इसको सभी को पढ़ना है। इसके बाद 4 किताबें और आती हैं जिसमें से आपको सिर्फ 3 ही किताबें पढ़नी है, ठीक है। उन 4 किताबों में जो हमारी पहली किताब आती है गद्य संकलन। गद्य संकलन की किताब आती है, ये है हमारी बुक नंबर 1। और दूसरी जो है काव्य मंजरी। काव्य मंजरी है हमारी बुक 2। उसके बाद जो हमारी किताब आती है वो आती है कौन सी? उपन्यास की। उसके बाद जो आती है नाटक की। आपको इन 3 किताबों, 4 किताबों में से सिर्फ 3 ही पढ़ना है। बाकी की जो ये एक किताब है व्याकरण मंजूषा, इसे सबके लिए कंपलसरी, यानी सबको पढ़ना है। इसमें से आज हम देखेंगे गद्य और काव्य। ये हमारी बुक 3 थी और ये है हमारी बुक 4। तो हमें गद्य संकलन और काव्य मंजरी को साथ में अभी लेके चलेंगे, क्योंकि ये अगर आप कवर कर लेते हैं तो इससे ज्यादा प्रश्न फंसने की जो आशाएं हैं वो ज्यादा आती हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे गद्य संकलन। और गद्य संकलन में आपको अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। और हम गद्य संकलन में शुरू करने जा रहे हैं आज जो कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरी और एस्से। तो हम शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत जो प्रेमचंद की कहानी है उसको पढ़ेंगे, पुत्र प्रेम। किसकी कहानी है ये? प्रेमचंद की। देखिए, अगर हमें किसी की कहानी पढ़नी है, उसके जो भी रचनाकार हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी हो, तो आप इतना ध्यान रखें कि उनका जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। अब इसे आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, अभी ये जो महीना चल रहा है अगस्त का चल रहा है, ठीक है। और जो पिछला महीना है वो जुलाई का है। तो अभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 31 जुलाई, आप रिलेट कर सकते हैं कि अभी जो महीना चल रहा है इससे पहले का महीना जो है 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। और प्रेमचंद की मृत्यु की बात करें, निधन की बात करें, तो 8 अक्टूबर 1936। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 2 चीजें ये ध्यान रखने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि
अगर ये चीजें आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको फिर जो कहानी है और जो उसके रचनाकार हैं, जो उसकी रचना किए हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं। और मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर प्रेमचंद के बारे में मेरे साथ जुड़ के अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आप प्रेमचंद के फैन हो जाएंगे। इतनी बात मैं आपसे वादा के साथ कहता हूं। और पुत्र प्रेम, इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखनी ये है, ये कहानी है, कहानी में ये ध्यान रखना है कि जो पुत्र प्रेम है, मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप? पुत्र से का मतलब पुत्र, प्रेम का मतलब प्रेम, स्नेह, लगाव, जो आप अपने घर परिवार में जो माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के प्रति, वही हमें जानना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि पुत्र प्रेम आज जब आप पढ़ेंगे तो इससे अपने जीवन में जो अभी जीवन आप जी रहे हैं इसमें काफी कुछ सीखेंगे आप यहाँ से। तो आइए हम चर्चा करते हैं पुत्र प्रेम के बारे में। और सबसे पहले ध्यान रखिए आप एक बात का कि यहाँ पे हम जो भी इसके पात्र हैं उसको ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो भी पात्र आते हैं आपके, अगर उनके बारे में आपको पता चल गया तो निश्चित ही आपको कहानी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पात्रों को देख के आप समझ जाएंगे कि इस कहानी का मतलब क्या है और ये कहानी कहाँ लेके जाती है आपको, और इसका जो उद्देश्य है क्या है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो इसका उद्देश्य है वो शिक्षा का महत्व बताता है कि शिक्षा का महत्व क्या है आपके जीवन में, क्यों आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। शिक्षा बहुत लोग ग्रहण कर रहे हैं लेकिन क्या उसका सही प्रयोग कर पाते हैं? क्या शिक्षा का मतलब अब धनार्जन हो गया है? क्या नार्जन की जगह क्या धनार्जन हो गया है शिक्षा का महत्व? नहीं। जो धनार्जन की तरफ भाग रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैं याद दिला दूं, आपको मैं बता दूं कि कृपया करके उन्हें बताइए। आप ही लोग हैं जो शिक्षित होकर ये बता सकते हैं कि शिक्षा का महत्व धनार्जन नहीं है। बेटा, शिक्षा का जो महत्व है वो ज्ञानार्जन है। अगर आपके अंदर ज्ञान जो हासिल करने की क्षमता है तो आप अपने जीवन में, इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि जो भी हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, ये अगर आपके पास है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बना सकते हैं अपनी। और जो शिक्षा का महत्व है इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस कहानी का जो मूल उद्देश्य ही है ज्ञानार्जन, न कि धनार्जन। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे बेटा। धनार्जन इस समय हो रहा है, शिक्षा का महत्व हर जगह ये कोशिश की जा रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ धनार्जन ही करें। कोई भी कार्य, जब आप ये कहानी भी पढ़ेंगे उसमें भी जो व्यक्ति होता है, जो इस कहानी का जो नायक है, मुख्य पात्र है, वो धनार्जन के पीछे इतना पागल हो चुका है कि अपने स्नेह रूपी जो उसका बेटा है, पुत्र है, उसके प्रति इसका जो धन का लालच है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से उसकी परवरिश कर रहा है ये मुख्य पात्र बाबू चैतन्य दास। क्योंकि वो चाहता है कि मैं इस बेटे से, अपने पुत्र रूपी बेटे से मैं सिर्फ और सिर्फ धनार्जन ही करवाऊं, ज्ञानार्जन की तरफ नहीं जाना चाहता। उसका यही प्रयास रहता है मेरा जो बेटा है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके, बीए पास करके कहीं दूर जाके, इंग्लैंड में जाके क्या करे, बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए, बैरिस्टर यानी वकील। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का जो महत्व है ये धनार्जन है, और जो धनार्जन आज आप लोग लेके चल रहे हैं ये धनार्जन नहीं होना चाहिए, ज्ञानार्जन होना चाहिए। और इसी के साथ हम आज आपको बता देना चाहते हैं कि जो पुत्र प्रेम, प्रेमचंद्र की कहानी है, इसके अंतर्गत हमें ये चीज का ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, इस क्लास के अंतर्गत क्यों पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा का महत्व हमें समझ में आ सके। मेन जो टॉपिक है वो यही है कि शिक्षा का महत्व धनार्जन के बजाय ज्ञानार्जन होना चाहिए। लेकिन लोग आज धन के लालच में, धन के लोभ में काफी ज्यादा परेशान हैं और इसके जो इर्द गिर्द लोग घूमते हैं वो इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ धन होता चला जा रहा है ज्ञानार्जन के बदले।
तो आज हम इसके पात्रों को समझेंगे और इस पात्र के माध्यम से पूरी कहानी को मैं कुछ समय अंतराल में बताने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहानी को एक बार सुन लेंगे तो आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हमेशा हमेशा के लिए इस कहानी को आप अपने दिमाग में फिक्स कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम आज जानेंगे कि इसके जो पात्र हैं वो कौन कौन है। मुख्य रूप से 4 ही पात्र हैं इसके। कौन? बाबू चैतन्य दास। ये एक परिवार रहता है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं, परिवार। देखिए, हर एक कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पात्र को ध्यान रखना है। कहानी मैं खुद ही याद करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कहानी याद भी हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। बाबू चैतन्य दास ये मुख्य पात्र हैं इस कहानी के। और इनकी पत्नी, जो इनकी पत्नी है, इनका नाम होता है तपेश्वरी। और इनके 2 बच्चे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े बच्चे का नाम होता है प्रभुदास। ध्यान से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है आपको। और जो छोटा बेटा है, इसका जो नाम है शिवदास। ये बड़ा बेटा है। आप बड़े अगर कंफ्यूजन में अगर आप आएंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे कि मुख्य पात्र जो पुत्र प्रेम कहानी है उसमें मुख्य पात्र कौन थे, तो बाबू चैतन्य दास ये मुख्य पात्र हैं। इसको आप ध्यान रखिए। अच्छा, इनको हम मुख्य पात्र कह क्यों रहे हैं, इसको भी आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, मुख्य पात्र का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये जो कहानी है पुत्र प्रेम, ये बाबू चैतन्य दास के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। पूरी कहानी आप पढ़ जाइए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक ही जो पात्र है बाबू चैतन्य दास, यही बार बार आएंगे। मतलब ये कि ये पूरी कहानी बाबू चैतन्य दास के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। और जब भी, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, यही आपके प्रश्न में आएगा कि क्या जो कहानी होती है उसमें जब भी किसी कहानी से आपसे प्रश्न करेगा कि मुख्य पात्र कौन है इस कहानी के, पुत्र प्रेम के या गौरी के, इसके आगे की जो कहानी है गौरी, तो क्या पुत्र प्रेम में जो कहानी आपने पढ़ी है, प्रेमचंद की कहानी है, उसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो आप बताएंगे बाबू चैतन्य दास इसके मुख्य पात्र हैं, क्योंकि पूरी कहानी ही इनके इर्द गिर्द चक्कर काटती है, घूमती है। ठीक है, तो आप मुख्य पात्र का पता ऐसे करेंगे, जिस कहानी में जिस व्यक्ति का शुरू से लेके अंत तक चर्चाएं ही चर्चाएं हों और वही उस कहानी का मुख्य पात्र होगा। तो मुख्य पात्र बाबू चैतन्य दास, इनकी पत्नी का नाम तपेश्वरी है और इनके जो बड़े बेटे हैं उनका नाम प्रभुदास है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, ये कौन बेटे हैं? बड़े बेटे हैं। बड़े बेटे हैं प्रभुदास, और शिवदास जो हैं ये इनके छोटे बेटे हैं। किनके छोटे बेटे हैं? तो ये बाबू चैतन्य दास के छोटे बेटे हैं। और एक बात और ध्यान रखिए आप कि जो बाबू चैतन्य दास हैं, ये जो अर्थशास्त्र होता है इसको खूब पढ़ा है इन्होंने। मतलब ये कि अगर आपको हिंदी का नॉलेज है, अगर किसी को मैथ का नॉलेज है, किसी को सोशल साइंस का नॉलेज है, तो बाबू चैतन्य दास को बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थशास्त्र का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज है बाबू चैतन्य दास को। ये हर जगह, जैसा कि हमने बताया था, शिक्षा का महत्व, ज्ञानार्जन होना चाहिए, लेकिन आज के समय में धनार्जन चल रहा है। हर जगह पैसे कमाने के पीछे लोग पागल हो रहे हैं, ज्ञान पाने के लिए पागल नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अर्थशास्त्र बाबू चैतन्य दास ने खूब पढ़ा है, वो हर जगह यही प्रयास करते हैं कि क्या अगर ये मेरे सामने कार्य है तो मैं इसे करूं या ना करूं, क्या मुझे इसमें धन की प्राप्ति होगी, लाभ होगा, धन मिलेगा। अगर धन
इनको मिलता है वहाँ पे कार्य करने के बाद लाभ अगर मिलता है इनको, तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं। अगर इनको लाभ नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता है, फिर वो इस कार्य को नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है हमारे बाबू चैतन्य दास में। तो आपको मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स इन्होंने खूब पढ़ा है, और जो भी अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिक्स है, उसका हर एक कार्य के पहले का जो आशा होता है वो यही होता है कि मैं इस कार्य में क्या धन अर्जन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उनका हर एक कदम, हर एक कार्य धन के अर्जन के लिए होता है, न कि ज्ञानार्जन के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वो ज्ञान ही अर्जन करते हैं सिर्फ धन के अर्जन के लिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। और बाबू चैतन्य दास की पत्नी तपेश्वरी, बड़े बेटे का नाम प्रभुदास, छोटे बेटे का नाम शिवदास। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से अभी आपको कहानी मैंने नहीं बताई है, लेकिन यहीं से आपको प्रश्न मिलेगा मुख्य पात्र कौन है पुत्र प्रेम में। तो पुत्र प्रेम जो कहानी है प्रेमचंद की, उसमें जो मुख्य पात्र हैं वो बाबू चैतन्य दास हैं। ठीक है, तो आप हर्षोल्लास के साथ ये कक्षा लीजिए, ये क्लास लीजिए, और इस क्लास में मैं आपको सारी चीजें ऐसे बताऊंगा जैसे आपके सामने ये घटना घट रही हो। क्योंकि बेटा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं जो चीजें बताऊंगा यहाँ से वही आपके एग्जाम में मिलेगा। तो बाबू चैतन्य दास क्या हैं, अर्थशास्त्री प्रश्न आपसे बनेगा, जो मुख्य पात्र हैं वो क्या होते हैं, किस विषय के ज्ञाता होते हैं। तो आपको सीधे इस बात का ध्यान देना है कि जो बाबू चैतन्य दास हैं वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, अर्थशास्त्र उनको आता है। दूसरी बात, बड़े बेटे कौन हैं उनके, प्रभुदास। प्रभुदास को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो प्रभु होते हैं वो सबके लिए बड़े हैं, उन्हीं के कारण ही हमारा जो कुछ भी जीवन में होता है वो प्रभु के कारण होता है, इनकी इच्छाओं के कारण ही होता है। तो प्रभु जहाँ आ जाए वो बड़े बेटे हैं, शिवदास जी क्या हैं, छोटे बेटे हैं। प्रश्न बनेगा पुत्र प्रेम कहानी में बड़े बेटे का नाम क्या था, बड़े बेटे का नाम प्रभुदास था। छोटे बेटे का नाम क्या था, छोटे बेटे का नाम शिवदास था। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, कहानी यहां से शुरू होती है। देखिए, पात्र की चर्चा हमने कर ली, अब यहां से कहानी शुरू करते हैं। क्या, देखिए ये एक परिवार होता है, परिवार में बाबू चैतन्य दास मुख्य पात्र हैं। इनकी पत्नी तपेश्वरी, बड़े बेटे प्रभुदास, छोटे बेटे शिवदास। ये अपने बेटों को खूब पढ़ाते हैं क्योंकि इनके बेटे पढ़ने में अच्छे होते हैं, काफी ध्यान दिए रहते हैं शुरू से ही। तो इनका प्रयास रहता है कि बच्चों को हाई स्कूल इंटर करा के उसके बाद से हम बीए कराएंगे। क्या कराएंगे, बीए। तो इनका जो अधिक प्रेम, अधिक जो स्नेह है वो बड़े बेटे के प्रति इस वजह से होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बड़ा है, इसकी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, बीए की परीक्षा जैसे ही कंप्लीट होती है, तो उसके बाद से मैं बैरिस्टर, इस बात को आप ध्यान रखिए, बैरिस्टर, बैरिस्टर यानी वकील, वकील की पढ़ाई के लिए जो हमारे महात्मा गांधी, आप सभी लोग जानते होंगे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इंग्लैंड जाके बैरिस्टर की पढ़ाई बनी, वकील की पढ़ाई करके आए थे। देखिए, बैरिस्टर यानी वकील, उस समय बैरिस्टर की पढ़ाई कर लेने का मतलब ही होता था कि अगर आप बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब अपने देश वापस आते थे तो कहीं ना कहीं जो धन का अर्जन है वो आप ज्यादा से ज्यादा करते थे। क्योंकि अगर आप बैरिस्टर बन के आते थे अपने देश, स्वदेश लौट के आते थे, तो ये होता था कि ये बैरिस्टर बन के आ गए हैं। जो भी केस लड़ने की बातें होती थी, जो भी वकील का कार्य होता है, उसमें काफ़ी पैसे मिलते थे पहले, क्योंकि बैरिस्टर यूं ही नहीं बन जाते थे लोग, काफ़ी पढ़ाई के बाद बनते थे। तो इनका बाबू चैतन्य दास का पहला ही लक्ष्य था कि जो मेरा बड़ा बेटा है प्रभुदास, उसको मैं बैरिस्टर बनाऊंगा, और वो जब बैरिस्टर बन जाएगा तो काफ़ी धन का अर्जन करेगा। देखिए कितनी लालच है इनके अंदर, लालच व्यक्ति को कुछ भी करवा देता है। वैसे भी ये अर्थशास्त्र को पढ़े हुए हैं, अर्थशास्त्र को इन्होंने खूब पढ़ा हुआ है, और प्रश्न भी बना हुआ है कि अर्थशास्त्र को खूब किसने पढ़ा है, बाबू चैतन्य दास ने। और प्रभुदास के प्रति इनका लालच सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके बैरिस्टर बन के जब ये वापस आएंगे तो ये धन का अर्जन करेंगे, और धन का अर्जन करेंगे तो इससे हमारी सुख समृद्धि वापस आएगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। प्रभुदास बड़े बेटे के प्रति अधिक स्नेह होने का कारण है कि ये बड़े हैं, जल्द से जल्द पढ़ाई कंप्लीट करके बैरिस्टर की पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन जब ये बीए की परीक्षा दे लिए होते हैं
तब क्या होता है कि इनको अभी जो इनका रिजल्ट है वो नहीं आया रहता है और इनको क्या होता है कि ज्वर आने लगता है, ज्वर यानी बुखार। तो जब इनको बुखार आता है तो कहीं ना कहीं बाबू चैतन्य दास डॉक्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए इनको बुखार आ रहा है 1-2 दिन से। तो इनकी चेकअप होती है तो बुखार रहता है, दवा देके डॉक्टर साहब चले जाते हैं और कहते हैं कि जल्द ही आपका जो बेटा है वो सही हो जाएगा। दवा चलती रहती है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते, लेकिन इनका जो ज्वर है वो कम नहीं होता है। और अभी इनका जो बीए का एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, बीए यानी ग्रेजुएशन। और जब अभी रिजल्ट नहीं आया है और इनका ज्वर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब आते हैं 1 हफ्ते के बाद भी ज्वर कम नहीं होता है तो आते हैं कुछ दिनों के बाद और कहते हैं कि ज्वर तो सही हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ट्यूबरक्यूलोसिस है, मतलब कि तपेदिक है। जो आपकी किताब में जो आपकी अध्याय में जो शब्द यूज किया गया है तपेदिक के लिए यानी टीबी के लिए, वो शब्द यूज किया है क्या, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे तपेदिक कहते हैं। तो इनको क्या हो गया है? तो आश्चर्य में बाबू चैतन्य दास कहते हैं क्या, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको ट्यूबरक्यूलोसिस हो चुका है। तो ये कहते हैं क्या, आश्चर्य में क्या तपेदिक? तो फिर इनका प्रश्न रहता है डॉक्टर साहब से कि ऐसा मेरे परिवार में किसी को नहीं था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो टीबी होता है वो किसी के संपर्क में आने की वजह से होता है, या आपके परिवार में जो पहले के लोग हैं उनमें अगर किसी को टीबी है तो ये आनुवंशिकता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न पीढ़ी किसी किसी पीढ़ी में देखने को मिलता है आगे आने वाले समय में। तो ये कहते हैं क्या तपेदिक? काफी आश्चर्य में कहते हैं ये। और उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ तपेदिक टीबी। वो कहते हैं हो सकता है किसी मित्र के जन्म यानी कीटाणु से ये जो तपेदिक है वो आ गया हो, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जो अभी ये समय चल रहा है ये सर्दियों का समय यानी ठंड का समय नहीं चल रहा है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जब ठंड का समय आए बरसात के बाद तो उसमें ये कुछ कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये ख़त्म हो जाए। तो ये कहते हैं चलिए ठीक है आप दवा करते रहिए, मैं प्रयास करता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये प्रयास करते रहते हैं। कौन? डॉक्टर। ये पात्र नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को हम पात्र नहीं कह सकते जब तक कि उसको नाम के साथ और इनके साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि एक ही डॉक्टर नहीं है। अगर इनसे सही नहीं होगा तो कोई और डॉक्टर आएगा, कोई और डॉक्टर आएगा। तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर साहब के बाद दूसरे डॉक्टर से भी दवा चलती है। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए बाबू चैतन्य दास अपने लालच में कहते हैं कि क्या अगर ये तपेदिक ठीक हो जाता है, ठीक है, तो क्या मेरा जो बच्चा है आगे चल के मानसिक रूप से पढ़ाई कर पाएगा या नहीं, मन से पढ़ाई कर पाएगा या नहीं, पढ़ाई में कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, अगर ये सही भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो मानसिक रूप से या जो पढ़ाई के प्रति जो इनका मन है वो कम लगेगा। अगर वो मानसिक रूप से फिर मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो रोग है वो और ज़्यादा इनको परेशान करेगा। तब बाबू चैतन्य दास काफ़ी निराश होते हैं और उनका कहना होता है फिर क्या किया जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कहीं ना कहीं अगर इनको एक इटली का सेनेटोरियम है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्या सेनेटोरियम, इस बात को मैं आपको बता दूं, सेनेटोरियम उसको कहते हैं जो पहाड़ी चिकित्सालय या स्वास्थ्यालय होता है, जहाँ पे ये पहाड़ी के किनारे इसलिए बसे होते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम होता है और यहाँ पे जो तपेदिक के रोगी हैं वहाँ जाते हैं तो उनको आराम मिलता है, क्योंकि ये जो रोग है ये ठंड के समय में कम हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सिनेटोरियम में भेजने की जो तैयारी हो डॉक्टर साहब इनको कहते हैं। तो ये बाबू चैतन्य दास कहते हैं कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि वहाँ जाने के बाद ये स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और फिर दोबारा आने के बाद से ये पढ़ाई कर पाएंगे? रजिस्टर की तैयारी, सपना, उद्देश्य याद रखें आप प्रभुदास का। कौन रखे हैं उद्देश्य? बाबू चैतन्य दास। और बैरिस्टर यानी वकील बन पाएंगे? तो कहते हैं मानसिक रूप से अगर मेहनत करवाएंगे इनके सही होने के बाद भी तो ये मानसिक रूप से मेहनत नहीं कर पाएंगे और सफल भी नहीं हो सकते, और हो भी सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्या डॉक्टर साहब से प्रश्न करते हैं बाबू चैतन्य दास कि क्या जो सेनेटोरियम है वहाँ अगर मैं भेज देता हूँ बच्चे को
तो सही हो जाएंगे। वो कहते हैं सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। काफ़ी सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था, समय कहाँ चला गया, शिक्षा का महत्व। देखिए, लालच करना बहुत ही बुरी बात है। तो कहीं ना कहीं जब ये बात आती है, काफ़ी परेशान होते हैं, पूछते हैं खर्च कितना आएगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यही कोई 3,000 के आसपास खर्च आ सकता है। जबकि मैं आपको बता दूं, पहले इस बात को इसलिए मैंने नहीं बताया कि आप उसको रिलेट नहीं कर पाते। बाबू चैतन्य दास के पास काफ़ी जमीन जायदाद गाँव में है और इनके बैंक में भी काफ़ी पैसे पड़े थे। ठीक है, इतना इनके पास पैसा था कि ये सेनेटोरियम भेज के दवा करवा सकते थे। लेकिन वहाँ सोचने लगते हैं कि अगर मैं इनको भेज देता हूँ तो इसकी भी गारंटी नहीं है कि क्या ये सही हो पाएंगे या नहीं, दुविधा है। और दूसरी बात ये है कि अगर सही नहीं हो पाते हैं या सही हो भी गए तो उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी ये मेहनत कर सकते थे। तो दो चीज़ें आती है, इस वजह से इनका जो लालच है वो इनको भेजने का, वहाँ पे ये मना करने की कोशिश करते हैं। घर परिवार में जब लोग बैठे होते हैं तो तपेश्वरी जी और शिवदास और प्रभुदास, ये जब सभी लोग बैठे होते हैं, बातचीत होती है, तो ये कहते हैं भेज देना चाहिए। चैतन्य दास, इनकी जो पत्नी है तपेश्वरी, कहती हैं कि इनको भेज दीजिए, वहाँ क्या पता सही हो जाए। वो कहते हैं भेजने की बात नहीं है, अगर वहाँ जाके ये सही हो ही पाएंगे, नहीं भी हो पाएंगे, दो चीज़ें हैं। अगर सही भी हो पाते हैं तो ये पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे, तो बेकार में इतना धन खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। तब माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। तपेश्वरी कहती है कि नहीं, आपको भेजना चाहिए। आखिरकार अगर धन की बात है तो कहीं न कहीं जो दोनों बेटे हैं प्रभुदास और शिवदास, इनका तो जायदाद में आधा हिस्सा तो आएगा ही प्रभुदास के लिए। तो आप इनके आधे हिस्से का जो जायदाद है वो दे के, उसका जो धन है उसको दे के आप वहाँ पे ये सेनेटोरियम में भेज के इनका इलाज करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बात ये आती है कि अगर दो बच्चे हैं, जमीन जायदाद की बात इस वजह से होती है क्योंकि ये काफ़ी लालची होते हैं धन को लेके। और बात ये है कि जो शिवदास है वो पहले तो पक्ष में रहता है भेजने के, लेकिन जब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, भेजने से कोई मतलब निश्चित नहीं है कि ये सही हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो शिवदास पक्ष लेता है अपनी इनका तपेश्वरी जी का, माता जी का, वो कहीं ना कहीं ये भी बाबू चैतन्य दास के पक्ष में हो जाता है और कहता है कि नहीं, भेजने से क्या फ़ायदा, सही भी नहीं हो पाए, और अगर सही भी हो जाते हैं तो उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे और बैरिस्टर की पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा इसका। बेटा, कहीं ना कहीं परिवार में जब स्वास्थ्य से लेकर दिक्कतें आती हैं, रोग होते हैं, उस समय धन नहीं देखा जाता है, उस समय जीवन देखा जाता है। जीवन अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप जो धन का अर्जन है वो कभी भी कर सकते हैं। ज्ञान आपके पास है, ज्ञान रूपी शस्त्र अस्त्र जो भी है आपके पास, इसके माध्यम से आप संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ भेजने की तैयारी होती है। जो इनकी पत्नी है तपेश्वरी, शिवदास की माता यानी प्रभुदास की माता, ये जीत के भी हार जाती हैं क्योंकि बाबू चैतन्य दास तैयार होते ही नहीं है भेजने के लिए। बाद में क्या होता है, इनको जब लग जाता है कि नहीं, मेरा बेटा बैरिस्टर की पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तब ये क्या करते हैं, उसके प्रति आशाएं छोड़ के, और उस बीच जब इनकी जो तबीयत खराब रहती है तो उस दौरान इनके बड़े बेटे का बीए का रिजल्ट भी आ गया होता है और उत्तीर्ण रहते हैं, बहुत अच्छे अंकों से पास होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो खुशी है प्रभुदास को नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उनको अब ये आशाएं हो चुकी हैं कि मैं अब बहुत ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, मैं अब सही नहीं हो पाऊँगा। वो मित्रों से भी बात करते हैं तो काफ़ी संकोच की स्थिति पैदा करते हैं, दवा खाते हैं, फिर बाद में अगर कोई उनका मित्र पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो कहीं ना कहीं फिर उसी सोच में पड़ जाते हैं और जो दवाएं होती हैं उसे ज़मीन पे फेंक देते हैं। क्योंकि अगर आपको भी तबीयत खराब है आपकी और कोई दवा दी जा रही है और आपको लगे कि नहीं, मैं अब नहीं बच पाऊंगा, मैं सही नहीं हो पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो दवा का सेवन है उसे आप बंद कर देते हैं, उसे फेंकने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जीवन से निराशा है वो काफ़ी ज़्यादा ही आ चुकी है प्रभुदास के लिए। और इधर जो बाबू चैतन्य दास हैं वो इनके प्रति आशाएं छोड़ के
इनके पीछे लगते हैं, इनको बीए कराते हैं, बीए के बाद से इन्हें भेजने की तैयारी कराते हैं और इंग्लैंड भेजते हैं, इनको जाते हैं, मुंबई स्टेशन छोड़ के आते हैं, जिसको पहले मुंबई कहते हैं, और इस यहाँ पे छोड़ के आते हैं, छोड़ने जाते हैं, और वहाँ से जब इनको भेज के आते हैं तो यहाँ घर आते आते में देखते हैं कि जो प्रभुदास है, इनका बड़ा बेटा, उसका निधन हो गया है, वो अब नहीं रहा जीवन में। तो कहीं ना कहीं एक बात सोचने की है कि यहाँ जो खर्च बताया जा रहा था वो 3000 के आसपास बताया जा रहा था इटली के सेनेटोरियम में भेजने के लिए और उनका इलाज कराने के लिए। आज के समय 3000 कुछ नहीं है, लेकिन उस समय 3000 बहुत बड़ी रकम होती थी। इतनी रकम होती थी कि 3000 में लोग कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जीवन की बात है तो यहाँ आपके हिसाब से इनको भेजना चाहिए था, लेकिन इनके हिसाब से कुछ उद्देश्य नहीं दिख रहा था, कुछ फायदा नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं। जहाँ इनको फायदा नहीं दिखता है वहाँ पे ये अपना पैसा नहीं लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबू चैतन्य दास की गलती कहिए या नासमझ कहिए, उसके वजह से जो प्रभुदास हैं इनका निधन हो जाता है, और जो दूसरा बेटा शिवदास है, इसको ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, वकील की पढ़ाई के लिए भेज देते हैं इंग्लैंड, और इधर निधन हो जाता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इनका निधन हो जाता है तो आप उत्तर प्रदेश में वाराणसी का नाम सुने होंगे, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जब प्रभुदास का निधन हो जाता है तो वहाँ ले जाने की तैयारी की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि अगर वाराणसी में ले जाके मणिकर्णिका घाट वाराणसी में है, ये जो यूपी में पड़ता है, और यहाँ अगर इनके जो मृत शरीर है, अगर यहाँ इनको जलाया जाए या दफन किया जाए तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ग की प्राप्ति है वो अवश्य ही होती है। तो इस घाट पे लेके जाते हैं, और वहाँ जाते हैं जब लेके, तो इनको दिखाई पड़ता है कि अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं। तो जब वहाँ लेके जाते हैं तो उनको दिखाई पड़ता है कि एक बेटा अपने पिता को, जो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, उनके मृत शरीर को लेके आता है, और काफ़ी बाजे के साथ और काफ़ी मनोरंजन के साथ लेके आता है। वहाँ पे सैकड़ों की भीड़ जमी रहती है, और लेके आता है अंतिम संस्कार करने के लिए। और जब वहाँ लेके आता है तो बाबू चैतन्य दास देख के काफ़ी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि क्या ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो जब वो व्यक्ति अंतिम संस्कार के बाद बैठता है, और वहाँ जो अंतिम संस्कार है वो चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जो वो व्यक्ति है वो इनके पास बैठता है, और तो चैतन्य दास कहते हैं कि बेटा ये कौन थे आपके? तो इन्होंने कहा मेरे पिताजी थे। तो इन्होंने कहा कि क्या हुआ इनको? तो कुछ नहीं, काफ़ी लंबे समय से ये बीमार थे, और अचानक से इनकी मृत्यु हो गई, और मैंने बहुत प्रयास किया इनको बचाने का, लेकिन ये बच नहीं पाए। अगर मैं पूरा धन भी लगा दिया हूँ, और अगर मुझे घर जायदाद जो भी मेरे पास है उसे बेच कर भी मैं अगर इनके प्रति लगाता, और ये अगर कुछ दिन और जी जाते, एक शब्द और बात कर लेते, 2 शब्द और मुझसे बात कर लेते, तो कहीं ना कहीं मैं काफ़ी प्रसन्नचित हो जाता और मुझे काफ़ी खुशी होती। लेकिन ये नहीं बच सके, मैंने पूरा प्रयास किया, हर एक जगह से इलाज करवाया, लेकिन इनका अंतिम समय आ गया और इनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो बताया गया है कि बाबू चैतन्य दास सोचते हैं कि हमारे पास तो यही था कि इटली के सेनेटोरियम में 3000 के खर्च में जो मेरा बेटा है वो बच जाता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये कई हजार खर्च कर दिया इनके अंतिम संस्कार के लिए, और मैं इतना खर्च नहीं कर पाया। काफ़ी सोचते विचारते हैं, अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं, और सोचते हैं
कि मैंने ये ठीक नहीं किया, उनको पश्चाताप होता है और वहीं ये चीज़ें समझ में आती हैं इनको कि मैंने कहीं ना कहीं गलत किया। चैतन्य दास को ये समझ में आता है कि मैंने अपने बेटे के साथ गलत किया। हो सकता था कि मैं अगर 3000 की रुपए की धनराशि लगा के अगर इनको इटली के सेनेटोरियम, जहाँ जो पहाड़ी स्वास्थ्यालय है वहाँ पे अगर भेजता, चिकित्सालय में भेजता, वहाँ पे थोड़ा प्रयास करता, तो कहीं ना कहीं जो प्रभुदास था इनका बड़ा बेटा वो आज जीवित रहता। तो ये चीजें हैं, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास किए होंगे। और देखिए इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आप कितना भी प्रयास कर लें, आप सफल तभी होंगे जब हर एक चीज का जो मोह माया है उसे थोड़ा बना के रखें। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति का जीवन बच सकता है कुछ धनराशि लगाने से, कुछ पैसे लगाने से, तो आप वहाँ पे ज़्यादा सोच विचार ना करें। शिक्षा का महत्व ही है ज्ञानार्जन, आप धनार्जन के पीछे ना भागें। जो मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो यही बताने का प्रयास करते हैं पुत्र प्रेम के माध्यम से कि बेटा समय रहते वो कार्य कर लेना अच्छा होता है जिससे व्यक्ति की जान बच जाए। अगर व्यक्ति की जान बच जाती है तो आप कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग पे हैं, अच्छे कार्य में हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपकी गलती से अगर कोई व्यक्ति का निधन होता है, कोई व्यक्ति नहीं बचता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षा का महत्व ज्ञानार्जन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो धनार्जन हो गया है वो प्रेमचंद बताते हैं कि धनार्जन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका ज्ञानार्जन होना चाहिए। इसी बात पे फोकस किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। और जो बैरिस्टर की पढ़ाई का सपना रहता है वो प्रभुदास के लालच में कि प्रभुदास बड़ा होकर बैरिस्टर करेगा, अगर नहीं कर पाया तो क्या दिक्कत है? ये तो आप सोच के देखिए, अगर ये नहीं कर पाया दूसरा बेटा करता। इतना ज्यादा भी आप किसी के प्रति इतनी जिम्मेदारियां ना दे दें कि अगर तबीयत खराब होने की वजह से, रोग से ग्रसित होने के बाद से अगर वो अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता है तो कहीं ना कहीं आपको उसके प्रति इतनी ये जो गलत धारणा है वो नहीं रखनी चाहिए। और उसका जो स्वास्थ्य है उसके प्रति आपको आगे कार्य करने चाहिए। आपको अंतिम प्रयास तक करना चाहिए कि अगर ये बच सकते हैं तो मुझे पूरी जमीन जायदाद बेच के भी अगर धन लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा और इनका जो रोग है उसे मैं ठीक कराऊंगा। तो यहाँ यही बात बताई गई है आपको। और मैं आपको बता दूं कि आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। मजा आपको आया होगा इस कहानी में, लेकिन कहानी में जब मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, पात्र आप अगर समझ गए होंगे, तो सीधी बात आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य नायक हैं, जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, वो कौन हैं। तो आपका प्रश्न, जब ये प्रश्न आपसे किया जाएगा तो आप कहेंगे बाबू चैतन्य दास। उनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम क्या था? ये प्रश्न आपके आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देखिए तो पूछा जाएगा इनके बड़े बेटे का नाम क्या था? प्रभुदास नाम था। बैरिस्टर किसको बनाना चाहते थे? प्रभुदास को बनाना चाहते थे। और जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ करने के लिए ले गए? मणिकर्णिका घाट, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। और अगर पूछा जाए कि वहाँ इनको कौन व्यक्ति मिला, तो वही व्यक्ति मिला जो अपने पिताजी के अंतिम निधन पे अंतिम संस्कार के लिए लेकर आया था। वहाँ इनको पश्चाताप हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने जो इलाज करवाना था वो नहीं करवा पाए। इनकी जो पत्नी है बाबू चैतन्य दास की, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो तपेश्वरी देवी इनकी पत्नी का नाम था। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि तपेश्वरी देवी इनकी पत्नी का नाम था। 2 पुत्र प्रभुदास, शिवदास, और जो डॉक्टर हैं उनका कोई उतना रोल नहीं है। तो 4 व्यक्ति को ध्यान रखना है, बाबू चैतन्य दास, प्रभुदास, शिवदास, इनके 2 बेटे, और जो इनकी पत्नी है तपेश्वरी देवी। यही ये कहानी खत्म होती है। और इसका आपको महत्व मैं बता दूं, कहानी पढ़ने का महत्व मैं आपको बता दूं कि आपका ये ध्यान होना चाहिए, हर एक कार्य में ये ध्यान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो आपका शिक्षा का महत्व है उसका जो है धनार्जन न होकर ज्ञानार्जन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो ज्ञानार्जन है वो न होकर के धनार्जन हो चुका है। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए और वहाँ पे जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको आप टिक करिएगा, ठीक है, अंडरलाइन करिएगा। कि बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वे करते थे।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यथा योग्य जो है इसका मतलब होता है योग्यता अनुसार। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई किया है उसके हिसाब से, जो भी आपने हासिल किया है उसके हिसाब से आप आगे क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और उसका जो लाभ है वो किस रूप से लेना चाहते हैं ये बताई गई है। और वे वकील थे, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो बाबू चैतन्य दास थे वो पेशे से क्या थे, वकील थे, ठीक है। अब आगे थोड़ा और आएंगे तो एक प्रश्न आपका सीधा सीधा मिलेगा कि व्यर्थ को वे क्या समझते थे, तो व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। तो प्रश्न बनेगा कि बाबू चैतन्य दास व्यर्थ को क्या समझते थे, तो व्यर्थ को विष के समान समझते थे बाबू चैतन्य दास, ठीक है। और अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे, मतलब अर्थशास्त्र उनमें कूट कूट के भरा था, क्योंकि वो अर्थशास्त्र को खूब पढ़ा था उन्होंने। एक बात और, आप जब नीचे आएंगे तो दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो बाबू चैतन्य दास थे उनका जो किस बेटे पे या किस पुत्र पे जो प्रेम था, जो स्नेह था वो अधिक था, तो जो स्नेह और प्रेम था वो प्रभुदास पे सबसे ज़्यादा था। प्रभुदास उनका कौन सा बेटा था, तो उनका जो बड़ा बेटा था वो प्रभुदास था। आगे जब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो तीसरे पैराग्राफ में देखिए, किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ पे कि उनको ज्वर आने लगा, ठीक है। डॉक्टरों की दवा होने लगी, दवा लगातार होने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आराम नहीं होता था। फिर आगे जब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो चैतन्य दास, जब डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरक्यूलोसिस है। तो आप इसको नीचे से देखिए, तीसरी लाइन है पहले पेज पे, ट्यूबरक्यूलोसिस, इस पे आप अंडरलाइन करेंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस का मतलब होता है तपेदी, टीबी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि ट्यूबरक्यूलोसिस, किसने अनुमान लगाया था कि आपके बच्चे को ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब है उन्होंने कहा था। तब व्यग्र होकर, चिंतित होकर, परेशान होकर चैतन्य दास ने कहा, तपेदी, क्या तपेदी, टीबी, ये लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरे पेज पे आइए, ऊपर से जब तीसरी लाइन में आएंगे तो एक डॉक्टर साहब ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नीचे जैसे ही आएंगे तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे, जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसी के नीचे जब चैतन्य दास कहते हैं किसी सेनेटोरियम, पहाड़ी स्वास्थ्यालय में भेज दूं तो कैसा होगा, तो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत ही उत्तम है, अच्छा होगा, लेकिन चैतन्य दास तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हो भी गए तो इनका जो मानसिक परिश्रम है उससे इनको बचना होगा, और इनका पहला ही सपना था कि परिश्रम करके बैरिस्टर यानी वकील बनना, तभी तो धनार्जन कर सकते ये। तो ये बातें बताई गई हैं। तीसरे पेज पे जब आएंगे तो नीचे से तीसरी लाइन में देखिए आप, चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा। ये बातें तब की हैं जब इलाज चल रहा था और वहाँ पे जो ये छोटा बेटा शिवदास है उस दौरान कमरे में आ जाता है, तो इनके पिताजी काफ़ी क्रोधित होते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीबी है और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मेरा जो छोटा बच्चा है ये बचा रहे। प्रेम स्नेह यही होता है। अगर कुछ रोग के वजह से जो प्रेम और स्नेह में जो परिवार में दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उससे बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ऊपर एक शब्द है जेरबारी अवश्य हुई। जेरबारी का मतलब नुकसान, आपको नुकसान अवश्य हुई, इस बात को बताया गया है। ऊपर है जो आपका चौथा पेज है कि तो ईश्वर ही की इच्छा आपको यह तकसीन हो जाए कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। तो जो तकसीन होता है, तकसीन की जो हिंदी होती है वो तसल्ली या सांत्वना देना होता है, ठीक है, अपने आप को तसल्ली देना या सांत्वना देना होता है। ये है आपका चौथे पेज पे, ऊपर से 9वीं या 10वीं लाइन है उसमें कहा गया है। और आप जब ये पूरी तरह से पढ़ेंगे
ये कहानी, तो आपको सारी चीज़ें वही बताई गई हैं जो यहाँ पे हमने आपको बताया। एक बार आपको कहानी पढ़ना है और कहानी पढ़ने के बाद से जो भी आपके मन में प्रश्न आए या प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको देखिए और वहाँ से जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको इकट्ठा लिखिए एक जगह, ठीक है, एकत्र करिए और उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं आपको, यहीं से पूरा का पूरा प्रश्न आपका फंस जाएगा, ठीक है। और इसके जो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि इसमें बताया गया है, जो अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम पेज है, उसमें जो उसके ऊपर वाला पैराग्राफ उसमें बताया गया धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है किस कहानी में ये बातें कही गई हैं, तो धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान, ये चीज़ें पुत्र प्रेम में कहा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके, ठीक है, इस बात को मैं आपको बता दूं। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि पहला ही था कि मुख्य नायक, हमने आपको बता दिया बाबू चैतन्य दास। फिर है कि चैतन्य दास ने खूब पढ़ा था। क्या खूब पढ़ा था? तो आपको ऑप्शन में मिलेगा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो क्या मिलेगा? तो इसका जो आंसर है अर्थशास्त्र मिलेगा। चैतन्य दास पेशे से क्या थे? तो चैतन्य दास जो थे वो पेशे से क्या थे? वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। तो क्या थे? वो एक वकील थे। 2-3 गांवों में जमींदारी थी। किसकी 2-3 गांवों में जमींदारी थी? तो बाबू चैतन्य दास की 2-3 गांवों में जमींदारी थी। व्यर्थ को विष के समान समझते थे। कौन व्यर्थ को विष के समान समझते थे? बाबू चैतन्य दास व्यर्थ को विष के समान समझते थे। स्नेह अधिक, किसके प्रति स्नेह अधिक था? तो प्रभुदास के प्रति, क्योंकि इनका जो बड़ा बेटा प्रभुदास था उनके प्रति स्नेह अधिक था। फिर है कि विद्योन्नति के लिए कहाँ भेजना चाहते थे? मतलब पढ़ाई के लिए, अधिक पढ़ाई के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ भेजना चाहते थे? ये भेजना चाहते थे इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करके जो लोग आते थे उनकी जो समाज में प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाती थी। वो काफ़ी धन का अर्जन करते थे और उनका मुख्य उद्देश्य ही था धन का अर्जन करना। ज्वर कब आया? तो इनको जो ज्वर आया प्रभुदास को BA की परीक्षा के बाद आया ज्वर। फिर है कि सेनेटोरियम का अर्थ क्या है? पहाड़ी स्वास्थ्यालय, पहाड़ी चिकित्सालय। ये कहाँ था? इटली में था। जो सेनेटोरियम है ये इटली में था। और बात करें तो आपके जो भी प्रश्न हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको कुछ मैं बताऊं कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, तो आप अर्थशास्त्र जिन्होंने खूब पढ़ा था उनका नाम चैतन्य दास था, बाबू चैतन्य दास। इसका अर्थ जो होता है, अर्थ, इसको आप 2 भागों में तोड़ दीजिए। अर्थ प्लस शास्त्र की संधि से अर्थशास्त्र बनता है। और अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। धन का जो अध्ययन है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। एक भी प्रश्न आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, सभी प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। और जो अर्थशास्त्र है ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा कहलाती है, ठीक है। तो पूरी कहानी आप ध्यान से एक बार पढ़िएगा और पढ़ने के बाद से जो भी आपके मन में शंका होगा उसे आप प्रश्न के रूप में करिएगा। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कल की क्लास में, जब भी आगे की क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास में ही समाप्त करते हैं और कल की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे जो भी आपके प्रश्न होंगे। प्रश्न अवश्य ही करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाए हैं कि इस कहानी का मतलब क्या है। अगर आपके अंदर डाउट आता है तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं के अंदर डाउट आता है। तो अगर डाउट आ रहा है आपके अंदर तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपके अंदर